वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 17 सफर मुज़फ्फर 1444 सितंबर की 14 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आई एम सॉरी, आज मेरे शो के आगाज थोड़ी सी डिले हुआ, थोड़ी सी लेट हुआ मैं, और उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को ही ठहराता हूँ। और आज मेरा सुबह का जितना भी रूटीन है, जितना भी प्रोग्राम प्लान, सब तहस नहस हो चुका है। द ओनली थिंग राइट अबाउट दिस मॉर्निंग इज दैट आई वोक अप। या आई मीन दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग, वो भी तो हो सकता है, लेकिन बस मैं उड़ गया और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे उठा मैं, बल्कि ऐसे मोमेंट पे उठा कि एक मौके में मैंने सोचा भी है कि यार आज शो किया जाए या ना किया जाए, बट देन आई थॉट कि नहीं, थोड़ा लेट ही सही लेकिन प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन एज दिस से। ऑलराइट, तो चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमें चलाना है फॉर 45 सेकंड्स, और बस यूं गए और वापस आए और फिर उसके बाद प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं। द मीनवाइल मैं जरा ट्विटर पे भी लॉग इन कर लूं और साथ साथ जरा अपना हैशटैग भी जो है वो खोल के बैठ जाओ। So here we go. ये देखें जी, 45 सेकंड हो भी गया और वापस आ भी गया प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, मैं लेट हूँ। आप लोग के मैसेजेस, ट्वीट मेरे पास है, SMS, व्हाट्सएप सारे जो हैं वो आए हुए हैं और सब खैरियत मालूम कर रहे हैं। So the important thing is that here I am. Okay जी, और क्या सीन है? हसनैन, अदनान, मंजूर साहब, थैंक यू, आप लोग खैरियत पूछ रहे हैं जी। अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। एंड जुल्फी भी परेशान है, लेट। ओके, पता नहीं परेशान है या नहीं है, लेकिन सवाल जरूर है, इंटेरोगेटिव उनका जो है ये रिमार्क है। अजहर अब्बास साहब कहते हैं हाउ आर यू एंड ऑल द लिसनर्स, माय फेवरेट बारिश बाय सलीम जावेद। बारिश बाय सलीम जावेद, अच्छा ये गाना चला है लगता है मुझे, अभी देखता हूँ मैं, हाँ हिस्ट्री में, हाँ चला है, बारिश की चंद बूंदें। हाँ, वो गाना अपने जमाने का बड़ा पॉपुलर गाना था वो सलीम जावेद का, और उसकी वीडियो खास तौर से बहुत सारे लोगों को जो है ना वो बड़ी पसंद थी। वो कहीं उन्होंने कहीं अच्छी खूबसूरत जगह पे जो है ना वो कहीं सैफुल मुलूक वगैरह की, नारायण वगैरह की वीडियो बनाई है उन्होंने, वो बड़ी खूबसूरत वीडियो थी अपने जमाने की, वो अच्छा गाना था। अच्छा जी, माहीन रहमत की तरफ से कहते हैं इट इज स्टिल हॉट इन लाहौर, वेदर नॉट चेंजिंग। वेदर नॉट चेंजिंग, फिलहाल वेदर लाहौर में ऐसे रहेगा। भाई कराची में तो भाई कमाल हो रहा है, पता नहीं कल तो जो बारिश हुई है, इत्तेफाक से मैं सड़कों पे ही था उस वक्त, गाड़ी में था लेकिन सड़कों पे घूम रहा था मैं जिस वक्त कल बारिश शुरू हुई है। अचानक काले बादल और बिल्कुल लोकल डेवलपमेंट कराची के ऊपर ही हुई है कल तो, बिकॉज कोई क्लाउड कुछ नहीं थे, और विद इन मैं एक दुकान में घुसा हूँ और वापस आया हूँ तो हुड़ूप से एकदम ब्लैक सीन ऑन, और जो बारिश हुई है हवा के साथ कल कराची में। लेकिन अच्छी बात यह कि पानी ज्यादा जगहों से ना, क्योंकि अभी नए उन्होंने सड़कें तोड़ के गटर वटर खोल दिए रहे सारे, तो पानी कल अच्छा ड्रेन हो गया। मुझे कल शाम में लग ये रहा था कि मैं टीवी शो में नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, लेकिन मैं पहुंच गया मैं, और बल्कि आम दिनों जल्दी पहुंच गया मैं, बिकॉज ओल्ड सिटी एरिया पूरा पानी क्लियर हुआ था वहाँ का, जो कि मेरे लिए बहुत ही प्लेजेंट सा एक सरप्राइज था। वेल डन। ऑलराइट, इमरान अहमद साहब कहते हैं वाह व्हाट अ लवली सॉन्ग, बारिश की चंद बूंदें। ऑलराइट, जबरदस्त। फराज कहते हैं कल जिक्र था 1990s में नॉर्थ नाजाबाद इस्लामाबाद जैसा हुआ करता था, दिल्ली सुहेल की निहारी और शीरमाल याद आ गए, डोनेजल स्नैक्स उसके बराबर में ओल्ड मैकडोनल्ड बारबेक्यू। ये मैकडोनल्ड बारबेक्यू डोनेजल के बराबर में कौन सा होता था यार। अच्छा, कूल 90s स्कूल बॉय अदील अजहर भी याद है, अक्सर शाम को अपने घर के बाहर गौर व फिक्र करते हुए, हाँ मैं बड़ी फिक्री नशिस्तें अपने घर के बाहर में, जो हमारे घर के बराबर में एक लॉन हुआ करता था नसीमा आंटी के घर पे, और फिक्री नशिस्तें जो है ना हमारी मुनक्किद हुआ करती थी। बिल्कुल आपने सही फरमाया है, लेकिन बड़ी खूबसूरत यादें यार उस इलाके। अब तो पूरा चेंज हो गया, बहुत कमर्शियल हो गया पूरा एरिया, बट वाह क्या बात है। ऑलराइट जी, ओहो ये एक तो AI के थ्रू जो है ना डीप फेक वीडियो शेयर किया आपने, माय गॉड, डीप फेक यार काफी पॉपुलर हो रही होगी, आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज बिलावल भुट्टो और डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो फ्यूज किया गया है थ्रू दैट डीप फेक। वेरी इंटरेस्टिंग, मैं अभी ये सुनता हूँ। आरिफ दीन साहब कहते हैं एंजॉयिंग लिसनिंग टू योर शो ऑन द वे टू द सिटी स्कूल PF चैप्टर। शाहा अब्दुल्ला एंड आयशा, शाहा, ब्यूटीफुल नेम। ऑलराइट, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो दीस डेज इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय मेनी पीपल दैट द फ्री दस्तरखान्स आर प्रोमोटिंग क्राइम्स इन कराची। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट वेदर दीज वेलफेयर steps should be stopped in Karachi or any other way to improve this? नहीं, ये फ्री दस्तरखान कैसे प्रमोट कर रहे हैं क्राइम्स, मुझे जरा बता दीजिए इसके हवाले से यार, ये क्या सीन चल रहा है।
असद इकबाल साहब कहते हैं, इज द यूके एड वाली पिक ट्रू इन द सेंस ऑफ रिलीफ रैशन, वेयर आर वी हेडिंग, द एरा ऑफ फुल ऑफ फेक न्यूज एंड प्रोपेगेंडा, ऑन द अदर हैंड यू नेवर नो कॉज इट हैपेंड इन सिंध. इसके हवाले से सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव आए हैं. सिंध का में वो तस्वीर आई है कि जी यूके की तरफ से जो एड में आई गई जो बोरी है वो वहाँ दुकानों में बिक रही है. तो असल में ये काफ़ी बिलीवेबल बात, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. तो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा वाली बात होती है. तो उस पे पहले किसी ने दावा किया कि जी ये फेक है, फिर किसी ने इसको काउंटर लेकर आया कि बिल्कुल भी फेक नहीं है. उसमें पीछे जो बनास्पति घी की तस्वीर नजर आ रही है, वो बनास्पति घी तो मिलता ही पाकिस्तान में. कहा यह गया था कि वो बोरे की तस्वीर जो है ना, वो पाकिस्तान की नहीं, वो इंडिया की तस्वीर है, और इंडिया की 2014 की तस्वीर है, और एक मखसूस सोनी पता नहीं कौन से कैमरे से ली गई है. तो उस पर फिर एक दो फॉरेंसिक वालों ने उसका भी एनालिसिस किया. उस फॉरेंसिक एनालिसिस का एक दो फॉरेंसिक वालों ने एनालिसिस किया और कहा कि ये एनालिसिस गलत है, लेकिन पीछे जो घी रखा हुआ है वो एक दूसरा किया. फिर पता नहीं क्या कि बताया चले जी तस्वीर सुपर इम्पोज की गई है, ये किया गया है, वल्लाह आलम जो भी है. बट देखिए बात बड़ी सिंपल है. जब आपका वजीर आजम खड़ा हो के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने ये बात उनको बताने की कोशिश कर रहा हो कि यकीन जाने सारी चीजें हम ईमानदारी के साथ लगाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ही है ना. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा हसन इकबाल साहब कहते हैं, प्लीज टेल मी व्हेन इज विंटर अराइविंग इन कराची. अच्छा, आपने अहमद अदील से पूछा है. चलें जी, अहमद अदील आपको हम प्रीटी श्योर जिम्मेदारी के साथ जवाब दे देंगे. हसन इकबाल पीर ज़हीर साहब हैप्पी बर्थडे कहते हैं सलमान काजी साहब को. भाई सलमान काजी साहब को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद. हमारे बहुत ही पुराने लिस्टर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे एक्स कॉलीग भी रह चुके हैं, और प्रोग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंतहाई इंथुजियास्टिक इंसान है. सो बहुत सारी सालगिरह की मुबारकबाद उनको. सलमान साहब खुश रहिए. यूसुफ नवाब कहते हैं, हमको ये बात माँ बाप बनने के बाद पता चलती है कि माओ को सोते हुए बच्चों पर ज्यादा प्यार क्यों आता है. क्या बात की है, जबरदस्त. खलीलुल्लाह साहब कहते हैं, माशाल्लाह यू हैव वंडरफुल फैन फॉलोइंग एंड लॉट्स ऑफ पॉलिटिशियन अदर रिसोर्सफुल पीपल आर अमंग्स देम. प्लीज मेक अस कराची आइज टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द स्ट्रीट क्राइम एंड इनजस्टिस विद कराची एज वन सिंगल टीम. अच्छा जी, उस पे कहते हैं, समवन हैज टू stand up and gather individual as one strong group with common goal, save Karachi. You have the potential, you have the platform, we are with you. चलें सर, आपने मुझे आगे कर दिया इसमें, लेकिन बाय द वे बताता मैं चलूं कि आज जमात इस्लामी की तरफ से जो है शाम 5:30 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो उन्होंने प्लान बनाया है इन गैदरिंग्स का, जिसमें वो कराची में होने वाली जो अमन व अमान के मसाइल चल रहे हैं उसके खिलाफ वो अपने छोटे छोटे जो है ना वो जलसे करेंगे. जलसे तो नहीं करेंगे, मुजाहिरे करेंगे, जिसमें कोई 15-20 एरियाज जो हैं मुझे नजर आ रहे हैं. 14 सितंबर बुध शाम 5:30 बजे डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स खत्म करो, कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दो, शहर के दर्जनों मुकामात पर एहतजाज आज होगा. तो ये शायद आपने इसको देख लिया हो, तो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अमीनी के साथ खड़े हो जाते हैं. कम से कम हाफिज नईम उर रहमान साहब कुछ प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कि आके वहाँ पे खड़े हो जाएं. वरना जो कराची के दावेदार हैं, पीटीआई सबसे ज्यादा सीटें जीतने की दावेदार है कराची में, पता नहीं क्या कर रही है वो. अच्छा, इसमें अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई एक बार फिर कराची से सारी सीटें जीत जाएगी, और जिसमें उनका अपना कोई क्रेडिट नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान की अपनी फेस वैल्यू है जिसपे ये हो रहा है. वरना इनकी अपनी जो लोकल तंजीम है वो तो पता नहीं एग्जिस्ट भी करती है या नहीं. सुना है कि जो उसमें भी एथनिक बुनियादों पर जो है ना वो डिविजन्स हैं. सो देयर इज एन उर्दू ग्रुप एंड देयर इज अ पख्तून ग्रुप देयर, जो पे आपस में एक दूसरे में नजरों से नजरें मिलाकर जो है वो नहीं बात करता. एंड देन पता नहीं कौन लोग हैं. सो लेकिन ये कम से कम ये एमक्यूएम को तो खैर कोई आप काउंट ही नहीं कर सकते. वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर वो तो खैर तंजीमी अब पता नहीं क्या बची है. लेकिन ये हाफिज साहब कम से कम एक का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते. हम वहीं जाके खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए. क्या ख्याल है खलीलुल्लाह साहब? बहरहाल मेरी खिदमत हासिल है, बट ये कि ये करना कि मैं कोई मूवमेंट लीड करूं, सर मुझे तो इतनी आराम से फड़का के निकल जाएंगे वो लोग, पता भी नहीं चलेगा. आप लोग भी 1 महीने बाद भूल जाएंगे कोई अदील हुआ करता था. चलें जी, शैला अकील कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, हाउ विल यू डिफाइन अ रेजिलिएंट कंट्री? प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेजिलिएंट. रेजिलिएंट मतलब होता है कि जो तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर दिक्कतों के बावजूद जो है वो मामला चलाता रहता है, मुल्क आगे बढ़ता रहता है, या कम से कम स्टेडफास्ट रहता है, उसे एक रेजिलिएंट मुल्क कहते हैं. हमारे सामने ईरान की एग्जांपल बड़ी जबरदस्त, बड़ा रेजिलियंस है उस मुल्क में. तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान इट इज अ फंक्शनिंग कंट्री इवन विद ऑल द बदतरीन पाबंदियां जो उन पे लगाई गई हैं. दे आर डूइंग प्रीटी फाइन, वेरी रेजिलिएंट कंट्री.
पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप, एक रेजिलिएंट सा मुल्क है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि हम इसको भी थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देते हैं. सो मेरा यही ख्याल है. ठीक है जी. महनाज नवीद कहती हैं, yesterday I got a call from Farah Mushtaq for a meetup, but that time I was in Faisalabad, arrived very late to Lahore to catch my flight. Next time we plan for sure. चलें जी, that is very nice. If Dr. Farah is listening, so that's a very sweet gesture. काजी शारिक साहब कहते हैं, choosing not to act for goodness is becoming part of malignant, as what is darkness बट द एब्सेंस ऑफ लाइट. और भाई सुबह सुबह बहुत सोफिस्टिकेटेड बात कर दी यार, बट जबरदस्त जी. मलिक साहब कहते हैं, योर प्लेइंग 11 फॉर द वर्ल्ड कप. कोई उसमें कोई बहुत तब्दीलियां नहीं है, सिर्फ 1-2 प्लेयर की बात है, वो हम बात कर लेते हैं. पीर ज़हीर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू. नवाज साहब आदाब अर्ज़ है. एंड देन जीशान बेग साहब कहते हैं, हैप्पी 56 बर्थडे टू आमिर सुहेल. कैरियर स्पैंड 18 years, 47 टेस्ट मैचेस, 156 ODIs, एवरेजिंग 31.9, स्ट्राइक रेट 61. Suhail captained Pakistan between 96 and 98, became the first captain to lead Pakistan to win a test over South Africa. All right, कल ही हम इनका जिक्र कर रहे थे ना, कल जिक्र करते परसों जिक्र कर रहे थे. बहुत ही ओवररेटेड मुझे ये बल्लेबाज लगते थे अपने जमाने के. ये स्पेशली ODI में पता नहीं क्यों इनको बहुत ही हाईली रेट किया जाता है, मुझे नहीं पता. आई मीन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 61 एंड एन एवरेज ऑफ लेस देन 32. I really don't know what was so special about it. Yeah, he lost Pakistan the 96 quarter final. वो नहीं करना चाहिए था, वो आज भी अफसोस होता है उसका. बट बहरहाल फ़हीम अली खान, थैंक यू. India has become the 5th largest economy in the world while we are ranked 138. Despite these facts, ये आपको किसने कह दिया कि we are ranked 138? अबे कहाँ से ला रहे हैं यार फ़हीम अली खान? किधर कौन सी किताब देख रहे हैं आप? पाकिस्तान 138 इकोनॉमी कैसे हो सकती है यार? जरा चेक कर लीजिए, आपके पास गलत नंबर है. And despite these facts, why is India still afraid of Pakistan? On our international platform, India tries to snub Pakistan. Yeah, India does snub Pakistan. उनका थोड़ा सा पाकिस्तान ऑब्सेशन है, बिकॉज इंडिया के नियर अबाउट कोई और कंट्री है नहीं ना जिससे वो मुकाबला कर सके. बिकॉज अगर देखें, इंडिया के 2 ही राइवल्स हैं, रीजनल राइवल्स इंडिया के 2 हैं, या पाकिस्तान है या चाइना है. पाकिस्तान को तो वो पछाड़ चुके हैं, और मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जहाँ पे पाकिस्तान वुड एक्चुअली, जिस तरह हमारी हुकूमत इस वक्त चल रही है, जो इकोनॉमी के हमारे हालात हैं, और जिस तरह चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त नजर आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगले कोई 2-3 साल में पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम इररेलेवेंट फॉर इंडिया. मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज कोई और हमारे कोई कान भी, किसी के कान में जू भी नहीं देंग रही है. हाँ, थोड़े बहुत हम हथियार बना के और वो करके हम कह देंगे जी हम फाइट पुट अप कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास यहीं, लेकिन बाकी चीजों में इंडिया बहुत आगे निकल गया हमसे. ये तो बात मानने वाली है. पाकिस्तान को भी अब इंडिया को बेंचमार्क बनाने के बजाय कोई और मुल्क पकड़ना पड़ेगा. कोई श्रीलंका पकड़ लें, कोई बांग्लादेश टाइप पकड़ लें मुल्क. इथियोपिया भी अच्छा जा रहा है वैसे अब तो. उन जैसे मुल्कों को कोई पकड़ लें बेंचमार्क अपना. इंडिया हमारा बेंचमार्क अनफॉर्चुनेटली रहा नहीं है. इंडिया कोई 20-25 साल अब आगे हो गया है. हमने काफी टाइम वेस्ट कर दिया. 2007-8 के बाद हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है. उसमें वो बहुत जबरदस्त उन्होंने बढ़त जो है ना वो बना ली है. उनके लिए मसला ये है कि वो चाइना के करीब नहीं पहुंच सकते, बिकॉज चाइना उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा है. अब देखिए, अगर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, सो दैट डजंट रियली मीन के बस यस इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ, बट देन इट्स अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल एज वेल, सो द साइज ऑफ द इकोनॉमी हैज टू बी बिग एज वेल. बट द पर कैपिटा GDP, द पॉवर्टी लेवल एंड ऑल, ये मसाइल हैं उनके, जिसमें मेरे ख्याल से अगले 30-40 साल पे भी वो ओवरकम कर जाएंगे. वेयर आर वी हेडिंग टू? यस, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, जताउर रहमान साहब कहते हैं, इट्स हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची. आई कुड नॉट इवन वॉक 2 किलोमीटर, फीलिंग टायर्ड एंड लेथार्जिक. अगेन प्रेडिक्शन फॉर अ हॉट डे टुडे. चलें सर, आप आई होप वापस जाके आपने ORS और जो है ना वो अपनी जरा बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो रीगेन कर लिए होंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ वेदर. जुल्फिकार अली कहते हैं, व्हेन PCB विल अनाउंस द स्क्वाड अगेंस्ट इंग्लैंड एंड T20 वर्ल्ड कप. कल के बारे में ये बात की जा रही है. पहले ख्याल ये था कि कल होगा, गुज़िश्ता आज होगा, लेकिन अब कल की बात की जा रही है कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा. जीशान बेग साहब कहते हैं, पाकिस्तान बीट मालदीव्स. Nadia Khan scores 4 goals. Green become the first ever Pakistani to score 4 goals in an international match. She become the first ever Pakistani. बिल्कुल जी, दूध एक ही बात रिपीट हो गई, बट बहरहाल कोई बात नहीं जी. पाकिस्तान की खवातीन ने कल मालदीव की खवातीन को जो है वो शिकस्त दी है. और हमारे आज के प्रोग्राम में जो है, जो मैं शाम में स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करता हूँ, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्रिकेट कह रहा हूँ, पाकिस्तानी खवातीन की फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ी जो हैं उनसे मुख्तसर बात होगी हमारी, जिसमें कप्तान है मारिया है, और इसके अलावा जो कि UAE बेस्ड हैं, अमेरिकन है, अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हैं, लेकिन खेलती UAE में. इसके अलावा नादिया हैं, जो कि ब्रिटिश एक्सेंट में बात करती हैं और खेलती भी UK में ही हैं फुटबॉल. सो ये काफी पकड़ धकड़ टीम है, लेकिन सारे पाकिस्तानी ओरिजिन है, तो फिर इनका बनता है सीन पाकिस्तान में खेलने के लिए. ठीक हो गया. एंड देन मुबशिर नसीर कहते हैं,
and you opted not to migrate. Listen to the pre-match conference. क्या हो गया जी? कुछ लोग मिफ्ता इस्माइल का दिफा करने के लिए बहुत हाथ पांव मार रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि तनकीद ना की जाए. सवाल ये कि तनकीद क्यों ना की जाए? अच्छा चले मैं ये देख लेता हूँ. ये कोई शाजिब खानजादा के साथ एक क्लिप है इनका जो कि कल से काफी वायरल हो रहा है. ये अभी सुबह से जो मैं उठा हूँ तो मैंने इसमें 2-3 लोगों के पास से ये देखा है. तो फिर लेट्स सी. जबरदस्त जी. आसिफ मंसूर साहब कहते हैं नाइस वेदर एंड गुड फूड. अरे सर आप मेरा फेवरेट पिज्जा खा रहे हैं सर, क्या बात है. अच्छा डीजे सुमेर कहते हैं मॉर्निंग व्हाइल वाचिंग मूवी वी रेड डिस्क्लेमर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बट वी नेवर रीड द क्लेम अगेंस्ट अल्कोहल. व्हाई डजंट अल्कोहल डैमेज द किडनीज? बिल्कुल ये अल्कोहल के खिलाफ भी बाज मुल्कों की रेगुलेशंस हैं जिसमें ये चीज होती है. हर मुल्क का अपना एक स्टैंडर्ड होता है. अल्कोहल बिल्कुल जी आपके लिवर को जो है ज्यादा डैमेज करता है, लेकिन एक्सेस अल्कोहल एक्सेस बहुत ज्यादा. सिगरेट का तो ये कि आप पहला कश भी मारेंगे दैट्स गोइंग टू डैमेज यू, बट अल्कोहल का जरा एक्सेस वाला सीन होता है. लेकिन फिर भी हर किस्म की एडिक्शन इज बैड. एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज बैड, वेरी बैड. स्टे अवे यार, स्टे अवे. और कोई भी एडिक्शन ना कभी भी कम नहीं होती है, बात याद रखिएगा. तेरा भाई सिर्फ बियर पीता है, नहीं यार, बट स्टार्ट्स विद दैट सीरियसली. बल्कि मैं कहता हूँ तेरा भाई बस एक सुट्टा मार लेता है, सोशल स्मोकर है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. एडिक्शन फिर कम नहीं होती, फिर बढ़ती है. कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अच्छा जी. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं आई विल बी इन अ फ्लाइट while you all enjoying the best radio show. चलो thank you so much. I hope you have a good flight. इफ्तिखारुल हसन साहब. जावेद साहब कहते हैं Google faces 25.4 billion damages in UK. Dutch code over EdTech practices. Wow, that is pretty interesting. ये खबर मैं जरा पढ़ता हूँ सर. बिल्कुल. तहसीन अमजद साहब कहते हैं it is nice and clear morning. मेरा FM management has changed social media advertisement policies and Facebook paid partnership campaigns along with versatile brand has been vanished for a long time. अच्छा चलें जी, बिल्कुल आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा होगा जी. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं निगोर्नो काराबाख में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान घमसान की जंग, 50 आर्मीनियाई सिपाही हलाक. व्हाई दिस इशू इज नॉट सॉल्व? ये इशू इतने आराम से जो है ना ये सॉल्व नहीं होगा सर, इतने आराम से. ज़ाहिर आर्मीनिया को ज़बरदस्त पसपाई का सामना उठाना पड़ा था. उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये एक एम्बैरेसिंग डिफीट थी जो अज़रबैजान ने उनको दी थी, और इससे उनको ज़ाहिर निकलते कुछ था. तो इसके जब तक इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अक़वाम मुत्तहिदा या दुनिया के चंद बड़े ममालिक बीच में बैठ के इनके दरमियान जो है वो तस्फिया नहीं कराएंगे, अमन डील नहीं कराएंगे, तब तक जो है ये मामलात रिजॉल्व नहीं होंगे. बाय द वे रूस ने भी जो है वो एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया अगेंस्ट यूक्रेन. इस पे ज़रा प्रोग्राम में मौका मिला तो फिर आज हम आगे चल के हम ज़रूर बात करेंगे, बिकॉज यूक्रेन ने अमरीकी और मगरबी असलहे की बुनियाद पे एक ऑफेंसिव लॉन्च किया है अगेंस्ट रूस, और यूक्रेन ने लॉन्च किया अगेंस्ट रूस, और उस पे उन्होंने कुछ एरिया जो है वो भी फतह कर लिया है. उनकी फौजी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और दे आर रीग्रुपिंग द रशियंस, और फिर उसके बाद इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वो एक बार फिर से इन पे जो है वो हमला करें. सो अब देखते हैं जी क्या रहता है इस मामले में. अभी आपको हम सुना देते हैं गाना. उस गाने के बाद वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है नजर डालते हैं. So don't go anywhere and keep listening. All right, so that was Asim Azhar and Aima Beg तेरियां. All right, चलें जी आगे बढ़ते हैं जल्दी से. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. एंड यस, सैलाब पर सियासत अवाम हिसाब लेंगे, ये कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का. अच्छा जी, कहते हैं लोग याद रखेंगे कि कौन आया और कौन नहीं. मुश्किल घड़ी में साथ देने वालों को शाबाश मिलेगी. वजीर आजम की अद्वियात की कीमत बढ़ाने से इनकार. आपको पता है कि अद्वियात की कीमतें ना बढ़ने की वजह से पैनाडोल मार्केट से शॉर्ट हो गई है, शर्ट खत्म हो गई है. वो कंपनी जो पैनाडोल प्रोड्यूस करती है और उन्हें इनकार कर दिया है कि वो इस कीमत के ऊपर अब ये दवाई जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ओके जी, इमरान खान का कहना है आर्मी चीफ की तौसीफ फौरी इलेक्शन से मशरूत आखिरी कॉल देने का मामला सितंबर से आगे नहीं जाएगा. कौम का टेम्परेचर चेक कर लिया, रद्द अमर बॉइलिंग पॉइंट से जरा नीचे. आर्मी चीफ की मुलाजमत में तौसी की बात नहीं की, हो सकता है मुल्क की सलामती दाव पे लगाने वालों के नाम बता दूं. कल इमरान खान साहब ने एक बार फिर से रिपोर्टर से उन्होंने मुलाकात की, और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको उन्होंने बुलाया हुआ था और उनसे उनकी जो है बातचीत हो रही थी, जिसमें उन्होंने जो है ना वो ये बातें
जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया. बिकॉज कामरान खान साहब, अभी भी मैंने उनका रात गए का ट्वीट देख रहा हूँ जिसमें ही स्टिल एडमेंट कि इमरान खान साहब जो है वो एक्सटेंशन देने को तैयार हैं. कल इमरान खान ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि अगर फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए ओनली देन वो ये बात कर रहे हैं. बट लेट्स सी क्या होता है. फरूक नसीम कल कामरान खान के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, बड़े दिनों बाद नजर आए. एक जमाने में बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत होते थे बिकॉज इनका ताल्लुक क्योंकि एमक्यूएम से है. और अब तो ये एमक्यूएम के मामलात में भी जो है ना वो ज्यादा कोई एक्टिव नजर नहीं आ रहे होते. ना राब्ता कमेटी ना कुछ, पता नहीं मेंबर भी नहीं है शायद राब्ता कमेटी के. तो लेकिन जनरल बाजवा को 2 साल एक्सटेंशन मिल सकती है. सेक्शन 8B(C) आर्मी एक्ट 58 के जवाब फराम करते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जिला कुर्रम अफगानिस्तान से फायरिंग, 3 जवान शहीद. सवात में बम धमाका, 5 जान बहक हुए हैं. पाक फौज का भरपूर जवाब, दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान हुआ है. इसके अलावा सवात में बरा बांडई में अमन कमेटी के रुकन इदरीस खान की गाड़ी रिमोट कंट्रोल बम से धमाके का निशाना बनी. शोहदा में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं. ठीक है. और क्या खबर है जी. मुल्क दिवालिया ऐलान, बाकी चंद अवाम जल्द सड़कों पर होंगे. एक मासूम सा मुतालबा, इलेक्शन करा दें. जरदारी आर्मी चीफ के तकर्रुर के अहल नहीं है. ओके. और क्या सीन है. वजीर दिफा कहते हैं कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते. इमरान की इक्तदार की हवस, आर्मी चीफ का तकर्रुर इलेक्शन सियासत से नथी कर रहे हैं. ओके. और क्या है जी. माशाल्लाह वफाकी काबीना में कल 8 नए मुआविनीन जो हैं उनको शामिल कर लिया गया है. और बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह. अब 70 जो है, यानी ये वो हुकूमत है जिसके एक स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमारे पास वक्त जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं. उसमें काबीना के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 70 हो गई है. ये तो वो हुकूमत भी नहीं है जिसको अभी 1 साल पूरा करना है. यानी इमरान खान का अब इलेक्शन का मुतालबा ना भी माने, कुछ ना भी करें, तो भी आपको पता है कि 18 अगस्त को इस हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जानी है. 11 महीने ये हुकूमत चलनी है. 70 इसके जो हैं वो कैबिनेट मेंबरान जो हैं वो हो चुके हैं. कल जो 8 अरकान शामिल किए गए हैं इसमें से 7 का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है. बहती गंगा में वो भी, खैर अब तो गंगा भी सूख रही है वैसे, लेकिन फिर भी जितना भी है हाथ धो लें. और एक का ताल्लुक महेश कुमार मलानी जो हैं, ये आपको पता है ये पीटीआई के वो बागी अरकान में से थे जिनको आपको पता है उर्फ आम में क्या कहा जाता है. सो बहरहाल ठीक है जी. और क्या सीन हो गया. और ये सीन हो गया कि सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद 54 जाँ बहक, मुतासिरीन वबाई अमराज के निशाने पर. दैट इज वेरी सैड. थरपारकर में मूसलाधार बारिश हुई है फिर से जी, काफी ज्यादा बारिश हुई है. मंछर की सतह कम हुई है. रावी सतलज चनाब में 17 सितंबर से सैलाब की वार्निंग. अमराज से 4 इमदादी परवाजें कराची पहुंच गई. वैसे यार एक फैक्ट है यार, ये हमारे ये सऊदी जहाज वगैरह तो भेज रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक कोई इनकी जानिब से कोई खास गर्मजोशी का मुजाहरा, अंटिल वेरी रिसेंटली सऊदीज इस तरह के जो कोई डिजास्टर आए थे, सऊदीज वर वेरी अकोमोडेटिव, दे वर वेरी हेल्पफुल. लेकिन पता नहीं क्या मसला है, वो गर्मजोशी नजर नहीं. तभी हमारे जो वजीर आजम साहब थे वो फिसल गए थे एंटोनियो गुटेरेश के सामने, इसी वजह से कि यार कोई सपोर्ट ही नजर नहीं आ रही. ऐसा लग रहा है कि अकेले अकेले कहीं बैठे हुए हम लोग यार, यानी पता नहीं क्या यार. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. वजीर आला कहा कि सिंध के कहते हैं ईमानदार अफसरान चाहिए, गफलत बरतने वालों को हटाया जाए. यार चलें जी आगे बढ़ते हैं. कराची में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिशें, ज़ेरे आब, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं. एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पीटीआई अरकान के मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी चैलेंज. स्पीकर की मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी तय करदा उसूलों की खिलाफ वर्दी. अदालत उज़्मा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे, ये कहा गया है दरख्वास्त में. आज़रबाईजान आर्मीनिया में फिर झड़पें, दोनों मुल्कों के 99 फौजी हलाक. भारी हथियारों का इस्तेमाल, एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम. दर्जनों फौजी जख्मी. तुर्की का आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान. और रूस का ये कहना है कि जंग बंदी हो गई है. ओके. कराची में मुकीम गैर कानूनी मुकीम 31 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं. सोराब गोड में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, 26 अफगानी धर लिए गए.
ओके, ठीक हो गया जी. टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का इस वक्त हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. खेलों के हवाले से हम करेंगे बात. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. Let's start with football and football में भी specifically women football. पाकिस्तान की खवातीन women team, congratulations to them because 8 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान की खवातीन की फुटबॉल टीम जो है वो इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, टूर्नामेंट खेल रही थी, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप. इनफैक्ट इट वाज द 6th सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि काठमांडू में चल रही है, अभी भी चल रही है. और उसमें पाकिस्तान की विमेन टीम ने अपने तीसरे मैच में मालदीव्स की टीम को जो है वो शिकस्त दी 7-0 से. वेल डन टू देम. आई मीन दैट वाज ब्रिलियंट बिकॉज पाकिस्तान से हमें बिल्कुल भी कोई खास जो है ना वो उम्मीद थी नहीं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखा पाएंगी. इंडिया से 3-0 से हारे थे और अच्छा खेल के हारे थे. 3-0 बांग्लादेश से 6-0 से जो है वो शिकस्त हुई. बांग्लादेश की खवातीन की टीम बहुत अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में. आई थिंक दे बीट इंडिया और समथिंग को जिस तरह का हुआ है सीन, जो कि इंडिया को अपने पिछले 40 मैचेस की उनकी जो अनबीटन स्ट्रीक थी उसको उन्होंने इस टूर्नामेंट में लाके जो है वो इस मैच में लाके उन्होंने तोड़ा. मेरा ख्याल है ऐसा कुछ हुआ है. बट कल पाकिस्तान का मैच था मालदीव्स के साथ. मालदीव्स सारे छोटा सा मुल्क है, जरा टैलेंट भी कमी है जो है सिलसिला. लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल मैच होता है, उसके रेटिंग पॉइंट्स होते हैं, रैंकिंग पॉइंट्स होंगे, पाकिस्तान को मिलेंगे. रैंकिंग कुछ थोड़ी बहुत ऊपर भी आ सकती है. 7-0 पाकिस्तान ने जो है वो इनको शिकस्त दी थी. तो पाकिस्तान की ये जो विमेन की फुटबॉल टीम है, जो मेन की फुटबॉल टीम की तरह, इसमें पाकिस्तान का जो लोकल टैलेंट है वो अपनी जगह है ही है. बहुत सारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको भी जो है वो इसमें खिलाया गया है. तो पाकिस्तान की जानिब से नादिया खान जो है उन्होंने 4 गोल आउट ऑफ द 7 उन्होंने 4 गोल स्कोर किए. तो शी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर 4 goals इन अ फुटबॉल मैच. सो कांग्रेचुलेशंस टू हर एंड कांग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान. टीम ज़ाहिर वापस आ जाएगी, अभी कुछ वापस अपने मुल्कों को निकल जाएंगे, बाकी जो है पाकिस्तान आ जाएंगे. एंड ब्रिलियंट, कांग्रेचुलेशंस. जल्दी से बात करते हैं जरा मुख्तसरन पाकिस्तान कप के हवाले से. पाकिस्तान पाकिस्तान कप नहीं, नेशनल T20 कप. इस वक्त जो पाकिस्तान का नेशनल कौमी T20 टूर्नामेंट होता है, लेकिन PSL इज अ फ्रेंचाइज बेस्ड लीग, बट नेशनल T20 कप में तुम डोमेस्टिक लोकल पाकिस्तानी खेल रहे होते हैं. और वो अपने आखिरी इख्तितामी मराइल में जो है ना वो दाखिल हो चुका है. इस वक्त सिंध की टीम ने सबसे ज्यादा मैचेस 9 मैचेस खेले हैं और इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर मौजूद है. और कल रात में खेले गए मैच में सिंध की टीम ने खैबर पख्तूनख्वा, जो कि अब तक इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम साबित हो रही थी, उनको तीसरी जो है ये शिकस्त हुई है. और कल सिंध ने उनको शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए KP ने 147 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे. और सिंध की जानिब से आसिफ महमूद जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए. और आसिफ ने एंड में जो है ना वो बैटिंग भी बहुत अच्छी की और उन्होंने बैटिंग में भी काफी अहम, उन्होंने और मीर हमजा ने एक ऐसे मौके पर जब ये लग रहा था कि मैच सिंध के हाथ से निकल गया, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग करके जो है वो इनको कामयाबी दिलाई. सरफराज वाज द हाईएस्ट रन गेटर फॉर द सिंध टीम. और नहीं, माफ कीजिएगा, नहीं, साद खान वाज द हाईएस्ट रन गेटर, उन्होंने 31 रन. सरफराज ने सिर्फ 8 रन बनाए. ठीक है जी. शर्जील खान जो है इस बार उनका कैच पकड़ा गया तो वो 17 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए. तो या पॉइंट टेबल पे सिंध की टेबल टीम जो है वो टॉप पर है. KP नंबर 2 पर है, बट KP हैज गॉट 1 game in hand compared to Sindh. North has got 2 matches in hand compared to Sindh, so वो भी अभी आगे निकल सकते हैं. So जहाँ तक ताल्लुक है इस वक्त साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब का, तो इनका जरिए हालात काफी मुश्किल चल रहे हैं. सो ये है पाकिस्तान कप की बात. ज़ाहिर है पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंस का जिक्र इसलिए करना जरूरी है बिकॉज हो सकता है इनमें से परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 1 या 2 खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं जो कि इंग्लैंड का मुकाबला करेगा. और याद रहे कि वर्ल्ड कप के लिए भी स्क्वाड अनाउंस करने की कल आखिरी डेट है, कल आखिरी तारीख है. और उसलिए ये उसके बाद चेंजेस हो सकती हैं स्क्वाड में. जो चेंजेस हो सकती हैं वो इंजरी की बुनियाद पे या किसी और वजह पे जो है ना ये चेंजेस हो सकती हैं. लेकिन वैसे जो है वो ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि सेलेक्टर्स जो हैं वो आखिर सोच क्या रहे हैं पाकिस्तान के. सो अभी क्या सीन हुआ है, अभी ये सीन हुआ है कि अच्छा, अखबार का क्या लिखना है. अखबार का ये कहना है कि एशिया कप में शिकस्त, कौमी सिलेक्शन कमेटी पर फिर उंगलियां उठने लगी. खिलाड़ियों में दोस्ती के साथ कारकर्दगी भी होनी चाहिए. प्लेयर्स को इल्जाम मत दें क्योंकि टीम इंतजामिया भी कसूरवार है. सेलेक्टर्स मन माने फैसले कर रहे हैं. ओके, और क्या सीन है? या नहीं, ऐसी बात नहीं है. ये मेरे ख्याल से कामरान अकमल का ये कहना है. कामरान अकमल हल्का रख ले हाथ, बिकॉज आपको पता है बाबर कजन है उसका. बाबर का बहुत इंपॉर्टेंट से पाकिस्तान टीम सिलेक्शन के हवाले से. और
कुछ हमारे सीनियर जो है तज्जियाकार हैं उनका ये कहना है कि परहैप्स बाबर और एक दो और खिलाड़ी टीम के हैं जो कि इस वक्त टीम डिसाइड करते हैं और उस पे ये रबड़ स्टैम्प का काम इस वक्त जो है अदा कर रहे हैं मोहम्मद वसीम. लेकिन देखते हैं अभी कितनी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, बिकॉज कुछ बाबर के करीबी दोस्त जो हैं वो बिल्कुल तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं. अभी क्या उनको इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं? बाबर, रिजवान और शादाब के बारे में कहा जाता है कि ये तीन बड़े क्रिटिकल बंदे हैं टीम चूज करने के हवाले से. ओके जी, और क्या सिलसिला है? और ये सिलसिला है दैट पाकिस्तान की टीम बाय द वे कल आखिरी दिन जो डेडलाइन डे है उसमें पाकिस्तान की टीम जो है वो अनाउंस हो रही होगी. अभी सुबह किसी ने मुझसे पूछा था कि जी आपकी पाकिस्तान टीम जो है ना वो क्या है. देखिए मेरी पाकिस्तान टीम जो है ना, आप देखें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आप कर नहीं सकते थोक के हिसाब से. मैं फिर वही एनेस्थीसिया वाली एग्जांपल देना शुरू कर दूंगा, लेकिन आई थिंक मैंने काफी ज्यादा उसको जैसे कहना चाहिए ना कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, तो उसको हम अभी नहीं करते. मेरे ख्याल से फखर को आप रेस्ट दे दें और फखर की जगह आप शान को टीम में ले आए. और उसके अलावा जो एक पॉसिबिलिटी और बनती है वो ये बनती है कि आप इफ्तिखार को जो है वो आराम दे सकते हैं और इफ्तिखार की जगह मैं एक बैकअप कीपर जो है वो टीम में रखना पसंद करूंगा. ठीक है जी, और बैकअप कीपर टीम में जो है वो जाहिर है अगर आप तजुर्बाकार चाहते हैं तो फिर सरफराज की फॉर्म में हो सकता है, अगर आप धुआंधार चाहते हैं तो फिर वो आजम की फॉर्म में हो सकता है, और अगर आप अल्लाह पे तवक्कल रख के तुक्का मारना चाहते हैं तो फिर हारिस की फॉर्म में हो सकता है. सो ये एक तब्दीलियां मुझे दो नजर आ रही हैं. बॉलिंग साइड तो चलें आपकी सेट है. सो अगर आप इफ्तिखार को ड्रॉप करते हैं दैट मींस आपकी इफ्तिखार और फखर को दैट मींस आपको प्लेइंग 11 में दो बंदे चाहिए होंगे. सरफराज आई डोंट सी हिम मेकिंग इट टू द प्लेइंग 11 अगर उनको टीम में शामिल भी कर लिया जाता है. आजम का आपको फायदा ये है कि आप उसको प्लेइंग 11 में रख सकते हैं. वो जो रोल आप इफ्तिखार से करवाना चाह रहे हैं, इफ्तिखार का पता नहीं रोल क्या है, मुझे तो ऑनेस्टली पता नहीं है, लेकिन आजम डाउन दी ऑर्डर आके अच्छा फिर एक और भी प्रॉब्लम आ जाती है. फिर आपके डाउन द ऑर्डर बहुत सारे अल्लाह तवक्कल प्लेयर आ जाएंगे ना, जिसमें आसिफ अली भी हो गए, आजम भी हो जाएंगे, खुशदिल भी हो जाएंगे. सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी चैलेंजिंग. मैं अगर आप मुझसे मेरी आइडल टीम पूछे ना, मैं पता है क्या करूंगा? मैं ये करूंगा कि मैं ओपनिंग पता है किनसे करवाऊंगा? मैं ओपनिंग करवाऊंगा, वो हो नहीं सकता, मुझे पता है वो हो नहीं सकता बिकॉज रमीज उनको आने नहीं देंगे टीम में, लेकिन मैं रिजवान और शर्जील से ओपनिंग करवाऊंगा. सीरियसली यार, वो आपको ऊपर ना थोड़ी इंटेंट चाहिए. बाबर को 1 डाउन लेकर आता हूँ, ठीक है. नंबर 4 पे मैं जो हूँ ना वो शान मसूद को खिलाता हूँ. या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि शान मसूद से ओपनिंग करवाई जाए अलॉन्ग विद रिजवान. डिफरेंट शान मसूद इस वक्त अगर आप रिसेंट टाइम में उनके स्ट्राइक रेट देखेंगे, एक डिफरेंट ब्लेंड ऑफ क्रिकेट जो है ना वो खेल रहा है. सो ये मुझे एक चेंज जो है ना वो लग रही है. फिर उसके बाद आप शादाब, नवाज और ये आपके आजम खान, ये आसिफ अली, इनको खिलाया जा सकता है, लेकिन ऊपर हमें थोड़ी सी जो है ना वो चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि स्ट्राइक को जरा रोटेट करे और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सके. सो या शर्जील खिलाएंगे नहीं बेचारे को, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कहने में क्या हर्ज है. अभी ले चलते हैं आपको, नहीं अभी टाइम है, ब्रेक पे कहाँ ले जा रहा हूँ मैं आपको, अभी नहीं भाई. कल तो चैंपियंस लीग के भी तो मैचेस हुए हैं कल, मैंने तो बाकी स्कोर्स भी नहीं देखे चैंपियंस लीग के यार. अजीब कल हवरनक सा सीन रहा है कल कुछ मेरे यहाँ. चलें जी, लिवरपूल ने आईएक्स को शिकस्त दे दी भाई, मुबारक हो लिवरपूल. आईएक्स को उन्होंने शिकस्त दे दी है बिकॉज लिवरपूल आपको पता है कि इनका पिछला मैच तो नापोली के खिलाफ बहुत ही डिजास्टर्स गया था. दे लॉस्ट 4-1 मेरे ख्याल से. और कौन सा मैच हुआ है जी? बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना को 2-0 से शिकस्त दी है. बायर्न लेवरकुसन हार गया, टॉटनहम हॉटस्पर हार गया भाई स्पोर्टिंग से 2-0 हार गया. ठीक हो गया, टॉटनहम को भी जरा वो भी जरा जमीन पे आए यार, उनका जहाज लैंड करें यहाँ पे. स्पोर्टिंग बाय द वे दे वन देयर फर्स्ट 2 गेम्स, क्या बात है. और क्या सीन है जी? इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस यस पोस्टपोन कर, लीड्स को खेलना था नॉटिंघम के खिलाफ. अच्छा, अब अगर हम आज रात के मैचेस की बात करें तो चेल्सी विल बी होस्टिंग साल्जबर्ग. चेल्सी आपको पता है कि उनके मैनेजर पिछले गेम के बाद फारिग हो गए थे. द बिग मैच टुनाइट इज मैनचेस्टर सिटी व्हिच इज होस्टिंग बोरुसिया डॉर्टमुंड. और इसके अलावा बाकी आर्सेनल चेल्सी. आर्सेनल का तो मैच आपको पता है वो कल होना था, वो पोस्टपोन हो गया है, वो पीएसवी आइंडहोवन. तो आपको पता है कि इंग्लैंड में इस वीकेंड से जो है वो फुटबॉल कुछ हद तक रिज्यूम होती हुई नजर आ रही है. नॉट टोटली, मैंने आपको बताया था कि 3 मैचेस मुतासिर हुए हैं इंग्लैंड में मलका के फ्यूनरल की वजह से, जिसमें आर्सेनल वो होस्टिंग पीएसवी आइंडहोवन इन द यूरोपा कप, वो मैच नहीं हो रहा. मैनचेस्टर यूनाइटेड बट होस्टिंग लीड्स यूनाइटेड, वो भी नहीं हो रहा. और जो बिग मैच जो होने वाला था इस वीकेंड का, जो एक बड़ा मैच था जिसमें चेल्सी वाज होस्टिंग लिवरपूल, ये भी इस वीकेंड पे नहीं हो पाएगा. ठीक है,
अब कंफर्म बढ़ते हैं हम ब्रेक की जाने पर, उसके बाद एक गाना भी सुनेंगे, ठीक है? सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या एनर्जेटिक गाना भाई, जबरदस्त. That was Zeb Bangish and Noori with this very nice song. Hope you guys enjoy that and why not. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चल के जरा इंटरनेशनल मामलात पे जो है वो नजर डालते हैं. अदील साहब, what are the issues of Mohammad Amir with PCB? Who's wrong in this confrontation? Mohammad Amir should be in the T20 World Cup squad. मोहम्मद आमिर, सलीम साहब, क्यों T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए? मोहम्मद आमिर किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए? क्या आपने रीसेंट टाइम में मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस निकाल के देखी है? यार ये मोहम्मद आमिर का भी जो है ना मसला वो है बिग मैच प्लेयर. मेरी ना इस टर्मिनोलॉजी से अब बाकायदा हटने लगी है. यानी मैं क्या बताऊं, मैं वो बोल भी नहीं सकता कि मैं कैसा फील करता हूं कि जो है ना वो बिग मैच प्लेयर. वो कोई बिग मैच प्लेयर नहीं होता यार. देयर इज अ प्लेयर and there is a good player and there is a bad player, ठीक है? So you go through your phases. ये बिग मैच प्लेयर क्या होता है? इंतजार कर रहा है, हाइबरनेट कर रहा है, बिग मैच आएगा. भाई क्या कोई बिग मैच नहीं, आमिर खत्म हो गया. उनके असल में प्रॉब्लम एक और भी है ना हमारे यहाँ इट्स अबाउट, शायद आफरीदी साहब ये प्रॉब्लम हुई थी, हु डू यू सराउंड योरसेल्फ विद. तो आमिर ने भी अपने आप को उन लोगों के खिलाफ साथ जो है ना वो सराउंड कर लिया था जो कहते थे तू बहुत बड़ा प्लेयर है, अब तेरे साथ गेम हो रही है, मिसबा तेरा दुश्मन है, पीसीबी तेरा एनिमी नंबर 1, ये वो फलाना. उस पे आके पागल पने वाले इसने बयान दे दिए. भाई परफॉर्मेंस दिखाओ, परफॉर्मेंस अपनी. तुम ग्राउंड पे जब परफॉर्मेंस दिखाओगे किसी की अच्छों की भी हिम्मत नहीं होगी यार. उसको तो बहुत बड़ा एडवांटेज भी एक हासिल है आमिर को, आपको पता है ना कि वो उसका रास्ता टीम में नहीं रोका जाएगा आने के लिए. ये तो प्रॉब्लम दूसरे जगहों के लोगों को प्रॉब्लम होती है. तो बहरहाल चलें जी. मोहम्मद अफजल खान कहते हैं डॉलर संभल नहीं रहा, महंगाई काबू में नहीं, आम आवाम की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है और वजीर खजाना रो रहे हैं, उन्हें कोई ख्वाब गफलत से जगा दे. अच्छा, वजीर खजाना जिस बात पर रोए थे ना वो एक बड़ी इमोशनल सी बात थी, ठीक है? आई थिंक उस पर कोई भी बंदा आपदीदा हो सकता था. वाज अबाउट समवन बीइंग प्रिविलेज्ड एंड समवन बीइंग नॉट प्रिविलेज्ड. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है. अभी मैं वो शाहजेब खानजादा के साथ जो इनका क्लिप है मैंने वो भी ट्वीट कर दिया है बाय द वे. ये कोई 5-6 महीने 7 महीने पुराना क्लिप है जिसमें वो ये बता रहे थे कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे. दैट एक्चुअली टेल्स यू कि चाहे वो असद उमर साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर हों उन 2018 में या फिर मिफ्ता इस्माइल साहब 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर से हों, हाउ डिसल्यूशन्ड दे वर एंड हाउ डिसल्यूशन्ड दे आर about the actual crisis that the economy is facing. Mifta Ismail has got absolutely no idea. इस वक्त रुपया जो है वो एक फ्री फॉल में जो है वो है. मैं बता भी आपको ये रहा था कि 178 रुपए से इस सफर का आगाज हुआ था जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रेजेंट हुआ था, और कल रुपया जो है वो 232 रुपए इंटर बैंक में जो है. कल एक सदा ये भी सुनाई दी गई थी कि जी ओपन मार्केट में 250 रुपए पे जो है वो रुपया आ गया है. थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अभी 1-2 दिन में लगेंगे इसमें, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है वो ये है कि वो है एंड दे क्लूलेस. मेरे भाई अफजल भाई कोई आइडिया नहीं है इनको, बस ये भी इनको भी आपको पता है. लेकिन उनको आपको फिर ये भी अंदाजा होता है सोच के कि इनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि अबे फंस गए यार, बिकॉज पार्टी हो रही है, फुल शुगल है, मस्ती मौज मस्ती चल रही है. कल ही आपने देखा कि 8 नए एडवाइजर जो हैं वो कैबिनेट में ऐड कर दिए हैं. 70 लोगों की ये कैबिनेट हो चुकी है. किसी ने पूछा कि इनकी अपनी सीटें कितनी है, तो खैर इनकी अपनी सीटें कितनी है वो हम सबको तादाद तो पता है, लेकिन जाहिर है इन्होंने हर एक को अकोमोडेट किया हुआ है. यानी वो नूरानी साहब के साहबजादे को भी इन्होंने कोई एडवाइजर अपना बनाया हुआ है, कोई मुत्तहदा के भी शायद 2 एडवाइजर हैं. अब ये 8 एडवाइजर पीपल्स पार्टी के, ये 7 एडवाइजर पीपल्स पार्टी के, और एक वो महेश कुमार जो वो पीटीआई का जो टर्न कोड जो था, ये क्या उससे क्या एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को. और इतना केपेबल काबिल वजीर आजम, डूअर जिसको माना जाता है, पाकिस्तान का चैंपियन एडमिनिस्ट्रेटर, उसको इतने एडवाइजर की जरूरत ही क्या है यार. उसके लिए तो वो तो खुद एक शहबाज शरीफ कोई 17-18 एडवाइजर्स पे भारी होगा. सो आप देख लीजिए क्या हो रहा है. उमर फारूक साहब कहते हैं सर आप मेरा ट्वीट शामिल नहीं करते. उमर बिल्कुल यार, पता नहीं आपका आप क्यों नहीं शामिल करता मैं आपका ट्वीट, मुझे नहीं पता. हसन रिजवी साहब कहते हैं प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इथियोपियन एयरलाइन, इट हैज मोर एयरक्राफ्ट एंड रूट्स देन एमिरेट्स, और how they are managing it with this type of economy, with the type of economy that Ethiopia has. That actually is a very good point. Ethiopian Airlines, I mean, they have got 139 aircraft में अभी ये देख रहा हूँ, और उसमें 127 destinations उनकी हैं. The 58 cargo destination. Ethiopian Airline is an international success story by the way. ये एक बड़ी जबरदस्त आपने जो है ना वो एग्जांपल दी है, और of course this is one of the top airlines of Africa. और इसके पीछे वजूहात क्या हैं?
काश मैं आपको भी बता सकता, बिकॉज अभी जो है वो टाइम चेक का और बल्कि ट्विटर ट्रेंड्स का जो है वो टाइम हो गया है. बट दिस इज, इस टॉपिक को हम पार्क करते हैं इस टॉपिक को, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. अदील की आवाज आप तक पहुंचे थे जी. रीजन ये है कि मैं अभी गाना चलाना था, लेकिन मैंने कहा गाना अभी फिलहाल हम मोखर चलते हैं, बिकॉज आज वैसे ही मैंने स्टार्ट प्रोग्राम में लेट किया था. एक तशनीकी सी आज के प्रोग्राम में चल रही है कि मैं खुल के आज बातें जो है मैं नहीं किए जा रहा हूँ. आई मीन आई जस्ट फील लाइक आई एम रनिंग बिहाइंड टाइम. और हमारे भाई ने एक अच्छा सवाल पूछ लिया ना, इथियोपियन एयरलाइंस वाला, और बड़ा वैलिड सवाल उन्होंने पूछा था कि यार एक इतना गरीब मुल्क इथियोपिया, आपको पता है एक जमाने में गुर्बत की एक मिसाल जो है ना वो बनाया जाता था कि यार इथियोपिया में, अगर आपको याद हो 80s में बहुत ही खौफनाक सा कहत पड़ा था. लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग दैट इथियोपिया इज एक्चुअली इकोनॉमिकली एंड इन मेनी अदर पर्सपेक्टिव इट हैज डन रियली वेल. पिछले कोई 20-25 साल में इस कंट्री की अगर आप ग्रोथ वगैरह ये सारी चीजें देखें तो इट हैज डन रियली वेल. स्पेशली इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर, इवन दो वो उनके अपने मुल्क में सिविल वॉर अभी रिसेंटली शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी जो अबी अहमद उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बड़े मैं अक्सर तारीफें अपनी प्रोग्राम में करता रहा. लेकिन खैर उनका इथियोपियन एयरलाइन में कोई गोल नहीं है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट यू नो, इथियोपियन एयरलाइन की जो सक्सेस स्टोरी है वो कोई रीसेंट नहीं है वाकया. ये आपको पिछले सदी में जाना पड़ेगा इसके लिए. इट हैज ऑलवेज बीन द स्टैंड आउट एयरलाइन इन अफ्रीका. और अफ्रीका मैं स्पेशली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज दिस इज व्हाट दे यूटिलाइज. व्हाट दिस इथियोपियन रियलाइज इज दैट उनकी लोकेशन जो है ना वो बड़ी जबरदस्त लोकेशन है. बिकॉज इथियोपिया अगर आप मैप में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका इज वेरी साउथ. आई मीन कौन कौन से ममालिक यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है जी. साउथ अफ्रीका बहुत साउथ में है, तो एनी जर्नी फ्रॉम साउथ अफ्रीका फ्रॉम प्लेन इज वेरी एक्सपेंसिव. अभी आप टिकट की प्राइस देख लें जोहानिसबर्ग की, केप टाउन की, आपको अंदाजा होगा. देन कौन कौन कम्पीट कर सकता था? इजिप्ट वाले लोग थे, इजिप्शियन कर सकते थे. इजिप्शियंस का मसला ये हमारी तरह की कौम है ना, वो नाइजेरियन करप्ट नहीं कर पाए, नहीं अपने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर पाए. लेकिन वो कोई अच्छे विजनरी लोग होंगे जो इथियोपियन एयरलाइन की बुनियाद, जैसे कि हमने 60s और 70s में नूर खान साहब के दौर में PIA की बुनियाद रखी. लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि जी पॉलिटिक्स ने आके इसको तबाह कर दिया. सियासी भर्तियां एंड जो आपकी मेरिट की खिलाफ वर्जियां, जो कि हॉलमार्क रहा है हमारे सरकारी इदारों का, वही PIA के साथ हुआ. लेकिन इथियोपिया ने अपने जो है ना वो इस इंस्टीट्यूशन को संभाल के रखा. यानी 1980s, मुझे याद है 1990s में हम जब इंटरनेशनल ट्रैवल अब्बू के साथ किया करते थे तो फिर इथियोपियन एयरलाइन एक बड़ा एक रेगुलर फीचर हुआ करता था. हमें वो एयरलाइन हर जगह नजर आया करती थी और हम भी सोचा करते थे कि यार उस जमाने में PIA भी बहुत डेस्टिनेशन से आया करता था 90s में. सो इथियोपियन एयरलाइन अक्सर नजर आया करती थी. बहुत ही डिस्टिंक्ट सी ज़ाहिर है उनकी लेवरी होती थी और उनकी जो टाइप, आपको पता है ना जो जबान बोलते हैं एम्हेरिक जबान, बड़ी एक यूनिक सी जबान है जो कि उसी रीजन में बोली जाती है और बहुत ही कदीम जबान है एम्हेरिक और बड़ा ही मुख्तलिफ उसकी फॉन्ट्स वगैरह एंड ऑल है. सो व्हाट दे डिड, व्हाट मैं अफ्रीका का इसलिए जिक्र कर रहा था कि उन्होंने इस अफ्रीका के पिवट को जो है ना वो जबरदस्त लेवरेज किया. और उन्होंने कहा है, उन्होंने बेसिकली अपने एडिस अबाबा को जो है, जैसे एडिस कहते हैं ये लोग, उसको उन्होंने एक रीजनल हब बना दिया था कि अफ्रीका से आपको कहीं भी ट्रैवल करना है. अब अफ्रीका के लोग जनरली ट्रैवल कहाँ, या तो यूरोप ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर दुबई जा रहे होते हैं या इधर इन रीजन्स में. एशिया में आपको पता है कि चाइना से बहुत बहुत ट्रैफिक, बिकॉज चाइनीज हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन ईस्ट अफ्रीका. सो व्हाट दे डिड इज दैट दे क्रिएटेड अ रीजनल हब. उन्होंने जिस तरह वही टर्किश ने किया, रीजनल हब बनानी है. रीजनल हब वाली कहानी हमारे PIA का भी जो अजीम तरीन दौर था वो वही था जब कराची रीजनल हब हुआ करता था. एक अगर आपको याद हो, कराची में एक होटल अभी भी होता है जो रमादा एयरपोर्ट के करीब जो रमादा है, उसका नाम एक जमाने में मिडवे हाउस हुआ करता. तो मिडवे क्या होता था, बिकॉज कराची यूज्ड टू बी द मिडवे बिटवीन द फार ईस्ट एंड यूरोप. तो वो बहुत सारी एयरलाइंस यहाँ पे आके रुका करती थी. और हमारे अब्बा यही बताते हैं कि बेटा ये 70s में ये जगह जो एयरपोर्ट वाली ना, स्टारगेट वाली, ये बड़ी कूल जगह, बड़ी हिप जगह हुआ करती थी. बिकॉज यहाँ पे फॉरेन एयरलाइन का स्टाफ और ये वो सब चहलकदमी करते हुए, रनिंग करते हुए, वॉक करते हुए नजर आया करते थे. अब तो आपको पता है कि किस्सा पारीना बन गया है, पता नहीं कहाँ गलतियां हो गई हमसे यार. लेकिन बहरहाल एडिस अबाबा वालों ने ऐसा नहीं होने दिया. उन्होंने जी अपनी इस एयरलाइन को एक रीजनल हब में कन्वर्ट किया. मैं उनके बारे में अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कहीं पे कि उनका सबसे जो बिजिएस्ट रूट है वो दुबई है. यानी अगर आपको दुबई जाना है या आपको मिडल ईस्ट कनेक्टिविटी चाहिए तो फिर तो प्रेफर्ड एयरलाइन फॉर अफ्रीकन्स इज दिस, बिकॉज एमिरेट्स की जो पेनिट्रेशन है ज्यादा वो इज इन अदर रीजन. लाइक उन्होंने यूरोप में बहुत पेनिट्रेट किया, एशिया में बहुत किया. यस दे आर इन अफ्रीका एज वेल. लेकिन जो एडिस अबाबा ने अफ्रीकन ट्रैफिक को उठा के वो लेकर आते थे एडिस अबाबा में इथियोपियन वाले, और वहां से वो फिर उनको दुनिया भर ले जाया करते थे. तो ये है जबरदस्त यार. उनका फ्लीट चेक करें यार, सारे नए नए जहाज उन्होंने भर के रखे हुए हैं. अच्छा, उनके पास ना बहुत ज्यादा लॉन्ग हॉल मेरे ख्याल से जहाज हैं भी नहीं, वो शॉर्ट हॉल पे ज्यादा बिलीव करते हैं. अमेजिंग. कोड शेयरिंग एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है. किस तरह आप कोड शेयरिंग करते हैं डिफरेंट एयरलाइंस के साथ,
ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है कि एयरलाइन अपने पैसेंजर्स को शेयर करने के लिए कोड शेयरिंग एग्रीमेंट करते हैं. मसलन आप ट्रैवल तो किसी एयरलाइन में कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक्चुअली बैठे हुए किसी और एयरलाइन में होते हैं. परेशान ना हो, वो आपको सही जगह पे उतारते हैं. तो ये कोड शेयरिंग एग्रीमेंट जो है ना, वो एयरलाइन के दरमियान होता है. तो आई वाज जस्ट, जब भाई ने सवाल पूछा था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू the revenues of Ethiopian Airlines and the revenue that Ethiopian Airline is $4.2 billion, man. Amazing. They've got 139. उनका मैंने बताया आपका उनका जो फ्लीट साइज है. एंड अमेजिंग, what a brilliant case study यार. वैसे वाकई मैं जरा और तफसील से पढ़ूंगा ये. भाई ने इस वक्त जहाज का पूछ के जो है ना, वो बिल्कुल मुझे एकदम घुमा दिया यार. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जली साहब के ऊपर वाले ट्वीट देखते हैं. भाई क्या है. लोन शमीम कहते हैं पाकिस्तान बेटर कांट इम्प्रूव ड्यूरिंग दे आर एट द ग्राउंड, दे आर अनेबल टू स्कोर रन्स. ओके यार, वैसे पता है मैं एक और बात बताऊं आपको यार हम लोग ना थोड़े से जरा अनफेयर हो रहे हैं यार पाकिस्तान टीम के साथ ना क्रिटिसिज्म में. शायद ये पहले दिन भी मैंने ये बात की थी यार. अभी हमारे फखर भाई वो 2 कैचेस पकड़ लेते, कोई 8-10 रन वहां कम हो जाते और हमारे एक 2 चक्के हो. हम क्या 23 रन से तो फाइनल हारे हैं. फाइनल अगर हम जीत जाते, डू यू रियली थिंक ये क्रिटिसिज्म हो रहा होता? प्रॉब्लम हमारी असल में ये है कि क्रिटिसिज्म हम तब करते हैं जब टीम हार जाती है. बाबर की कप्तानी की वीकनेसेस, मैं कितनी दफा, कोई 7वीं या 8वीं दफा इस शो में ही मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बाबर स्ट्रेटेजिकली कोई अच्छा कप्तान नहीं है. हमारी टीम का थिंक टैंक अच्छा नहीं है. बाबर को अगर आपको कप्तान बनाना तो मिकी आर्थर जैसे बंदे के साथ कप्तान बनाते. मिकी आर्थर क्या जबरदस्त माइंड था. देखें श्रीलंका को भी वो छोड़ के गया तो टीम में वो प्लेयर्स, ही हैज दैट आई फॉर टैलेंट, वो जो टीम बनाकर गया, आप देखिए कि वो टीम अब सेटल हो गई है और अब क्या जबरदस्त क्रिकेट जो है वो श्रीलंकन टीम ने खेलना शुरू कर दी है. यस दे में फ्लॉप इन द वर्ल्ड कप, बट एटलीस्ट उस टीम ने रेजिलियंस जो है वो शो की है. तो बॉबी को अगर कप्तान बनाना था, इनएक्सपीरियंस कैप्टन, कराची किंग्स का सीजन तबाह किया बॉबी ने, और अब ये पाकिस्तान टीम की भी, ये बेसिकली इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान टीम चल रही थी. और यही तो हमारा हाल है यार. कब हम टीम वर्क पे मैच कोई बचाते हैं, कोई एक बंदा चल जाता है और हमारा पाकिस्तान मैच जीत जाता है और हम बल्ले बल्ले करते हैं. तो प्रॉब्लम बाबर की कप्तानी में है और मैं अंदाजा है वो एक्सपोज हो गई इस वजह से कि हम हार गए. यही हम जीत जाते तो हम कहते हैं यार जबरदस्त, व्हाट अल्लाह की कैप्टन मैन, कभी फाइनल खेलता है कभी सेमीफाइनल खेलता है. ये सारी बातें जो है ना, ये वाला है सिलसिला. सो मेरा ये ख्याल है कि यार हमारा यही है, हमारे क्रिकेट का अंदाज यही है. हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही चलते हैं, हमारे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे चलते हैं. सो यही खिलाड़ी हमारे 20-25 रन और इधर 13 रन यहाँ से कम हो जाते, 13 रन यहाँ बना लेते, तो पाकिस्तान जो है वो सारा फड्डा ही खत्म हो गया था. कैसी बात कर दी मैंने. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अनीक अहमद साहब कहते हैं इट टुक nearly 20 years of dodge detective work and trail which crossed continent before the case of missing 1 million relic could be closed. Small silver coin rich in symbolism minted during the Jewish revolt nearly 2000 years ago, looted in Israel in 2002. अच्छा चलें जी, ये तो आपने कोई खबर शामिल की है मेरे साथ, मैं चेक कर लेता हूँ इसके सर क्या बैकग्राउंड है. एंड आसिम मंसूर साहब कहते हैं आई हैव ट्रैवल्ड इन Ethiopian Airlines and found it very comfortable. I think its commercial success is mainly due to the government non-interference, हब लोकेशन ऑफ एडिस अबाबा ऑफ फॉर अफ्रीका एंड गुड मैनेजमेंट. ये एब्सोल्युटली सर, अच्छी मैनेजमेंट होगी तो फिर तो मामला तो चलेंगे. हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स, एट द एंड ऑफ द डे दैट रियली मैटर्स. ह्यूमन रिसोर्स, किस तरह के लोग आप हायर कर रहे हैं. जब आप किसी एयरलाइन के हेड ऑफिस में जाते हैं तो आपको जो वाइब्स आती हैं वहां पे, वो किस तरह की वाइब्स आती हैं, किस तरह की मैनेजमेंट आपको जो है, लोग किस तरह के नजर आ रहे हैं, प्रोफेशनल हैं क्या है, किस लेवल की गुफ्तगू हो रही है. दैट एक्चुअली वुड टेल यू एवरीथिंग. यूनियन इंटरफेरेंस कितनी ज्यादा है. मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ जब मैं पीआईए के हेड ऑफिस में वॉक कर रहा होता हूँ तो मेरी क्या फीलिंग हो रही होती है. फरा मुश्ताक कहती हैं लॉट ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन आर गेटिंग शॉर्ट इन द मार्केट इंक्लूडिंग मेजर मेडिसिन ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो एनी फार्मा पर्सन लिसनिंग कैन टेल व्हेन विल दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व. चलें जी, कोई सुन रहा हो तो बता दें. ये तो इस वक्त तो हर जगह ही प्रॉब्लम नजर आ रही है. बट लेट्स से हसान शेख कहते हैं ब्रदर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसिडर हैविंग अ स्मॉल सेशन पता नहीं on soft skills. This will help listeners to perform better in their domains. How about starting with time management skills? यार मैं पहले खुद इसमें ठीक हो जाऊं तो फिर मैं, भाई कोई ट्रेनिंग करवाने के लिए आपको खुद भी ठीक होना पड़ता है ना किसी चीज के लिए. सो बट यू आर राइट. बट बहरहाल अभी तो हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से हमें बात करनी है. और कल डॉक्टर साहब ने एक, नाम याद नहीं आ रहा, डॉक्टर साहब ने एक मैसेज किया था, मैंने उनको कहा था सर आप मुझे कुछ पॉइंटर्स बना के लिखें. मैं डेफिनेटली आई थिंक मेंटल हेल्थ इज वन टॉपिक दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट प्रीटी फ्रीक्वेंटली इन आवर प्रोग्राम और that is very important. So yes, agreed. जवाद अहमद कहते हैं it was you who continuously saying let market decide the dollar value. Now market is deciding, then why the रोना धोना. यानी यार ये क्या, कौन है यार ये, यानी कौन लोग हैं यार ये. यार
मुझे पता, जब मैं ये इस तरह के ट्वीट सुनता हूँ ना, तो मुझे होता है कि यार मेरी तो कोई फायदा ही नहीं हुआ पढ़ाने का. यानी मैं कहता था जी मार्केट प्राइस डिटरमिन करे, मार्केट प्राइस डिटरमिन करे. मेरा ये ओपिनियन आज से 3 साल पहले था, मेरा ये ओपिनियन आज भी है. अबे भाई, कुछ इस तरह की, मैंने ये बोला कि स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए रुपए की वैल्यू, और अब तो वो कहते हैं ना कि आज तो इतनी भी मैसर नहीं मैखाने में, वो कहते हैं कुछ जो कल हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में. वो कौन सी फिल्म में था, शराबी फिल्म में शायद डायलॉग था, ये बड़ा मशहूर शेर था. ओ भाई, अभी अगर आप इंटरवीन भी करेंगे तो डॉलर कहाँ है आपके पास इंटरवीन करने के लिए? पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं यार आप लोग, पता नहीं यार, समझ नहीं है मेरा कहने का मकसद क्या है. आप मार्केट शुड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ योर प्राइस. ऑलराइट, मार्केट शुड डिटरमिन. अभी यही मार्केट डिटर्मिनेशन अच्छी थी जब 208 पे डॉलर आ गया था ना, अभी कुछ दिनों पहले. भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस तरह इंश्योर कर रही है कि डॉलर यहाँ पे इंप्रूव हो? प्रॉब्लम क्या है? Why do you think it is depreciating? कभी आप इस प्रॉब्लम पे तो देखें ना, ये प्रॉब्लम क्या है? इस तमाम तर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इशूज हैं, इसका नुक्ता आगाज क्या है यार? इस पे आप आए ना, इस इशू को आप रिजॉल्व कर देंगे, ये रुपया भी बैकवर्ड पे आ जाएगा. ये जब यही रुपया बैकवर्ड पे आ रहा होगा ना, आप तभी कहेंगे वाह 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 क्या मार्केट डिटरमिन प्राइस है. आई मीन यार, क्या मैं कल देख रहा था, हमारे एक और साकिब भाई भी कल मुझसे यही बात कर रहा था. मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि कोई कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर बस आके बस ट्वीट करना है मुझे यार. दुनिया के मुझे किलोबाइट जाया करने हैं मुझे यार, सीरियसली. एनीवे, नो आतिफ असलम टुडे. आतिफ असलम गाना नहीं चला, दैट्स वेरी सैड. एसके कहते हैं, शहरियार नाम है इनका. The situation has turned worse in Karachi, like World War II destroyed roads, and Administrator Karachi posting Karachi Zoo mega march video in his Twitter account. Team Murtuza, not even single road is capable to drive. नीपा सब्जी मंडी बहादराबाद. ना यार, मैं पता है इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कराची वालों को समझता हूँ. शहरियार कराची वाले भी अपने घरों में, अपने हमारे जैसे कराची वाले अपने बिलों में घुस के बैठे हुए, निकलते नहीं हैं. सुबह भी ये बात चल रही थी, कोई निकलने को तैयार नहीं है, कोई शहर की उसके लिए. आज मुफ्ती अपना हाफिज नईम साहब जो हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कराची के दर्जनों इलाकों में. प्लीज ये मत समझिए कि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है. कम से कम एक बंदा है जो लोगों को कम से कम अर्ज कर रहा है कि यार निकलो अपने घरों से और आके प्रोटेस्ट करो. 5:30 बजे इन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट का प्लान किया. अब देख लेते हैं जी कितने लोग करते हैं. इनको प्रेशर डालना है. 1% रूल सर, 1% कराची आज जिस दिन निकल गए उस दिन आप देखिएगा कि ये क्या होगा. अच्छा जी, ये वसीम अख्तर ने वाकई बयान दिया है, हमने सब जमातों से इलाक करके देख लिया, अब आप लोग बताएं कि हम क्या करें. कुछ नहीं, मैं तो इनको बोलता हूँ बहादराबाद के मरकज में अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बहुत कमाई होगी इनकी. अच्छा जी, और क्या है, होगी कहते हैं what is with Asif Afridi? When player gonna understand that breach of anti-corruption code can result in the end of career? At the end they will say हमें पता नहीं था. सोशल मीडिया तो यूज करना फौरन सीख जाते हैं. कोई खिलाड़ी ये बात नहीं बोल सकता कि हमें पता नहीं था. उसकी रीजन ये है कि इन खिलाड़ियों को ये बातें बताई जाती हैं, इनको एग्जैक्टली ये बताया जाता है कि जिस वक्त किसी सट्टेबाज आपको अप्रोच करेगा, व्हाट इज द SOP फॉर दैट, आपको करना क्या पड़ेगा. बट ये जो है नहीं समझते बात सर, नहीं समझते बात. अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड या ओके जी, जरा बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से. और उसमें ये आज के सबसे मजेदार तो जोक सुने ना आप. रशिया कोवर्टली स्पेंड 300 मिलियन टू मेडल अब्रॉड. यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका ने रूस पे इल्जाम लगाया है कि 2014 से लेकर अब तक उन्होंने $30 करोड़ खर्च किए हैं रूस ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दखल अंदाजी करने के लिए. बेसिकली वो बताना ये चाह रहे हैं कि हम तो $300 अरब खर्च करते हैं और रशिया ने $300 मिलियन किए हैं. कितना बड़ा डिफरेंस है. वो अपनी इकोनॉमीज का डिफरेंस मेरे ख्याल से बताना चाह रहे हैं. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी उनका जो वजारत खारजा है, allegation is based on a declassified US intelligence assessment released on Tuesday. All right. A senior official from President Joe Biden administration said, "We think this is just the tip of the iceberg." वो कहते हैं जी, अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो दुनिया भर के मामलात में, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के मामला में दखलंदाजी कर रहे हैं. वो इन पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासतदानों को खरीदने के लिए, मुल्क में रजीम चेंज करने के लिए. यानी अमेरिका ये इल्जाम लगा रहा है दूसरे मुल्कों के ऊपर. वेल डन. इस खबर की डिटेल पढ़नी है तो ऑफ कोर्स आप गूगल कर सकते हैं. इसके अलावा ट्विटर के हवाले से बात करते हैं. ट्विटर और इलॉन मस्क के दरमियान ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल शोडाउन है वो बस होने वाला है. अच्छा, ये शोडाउन जो है ये अमेरिकी रियासत डेलावेयर की एक कोर्ट में होगा अगले महीने, यानी अक्टूबर से जो है वो इस केस की समाअत होने वाली है. इसमें इस वक्त कहानी क्या हुई है, ट्विटर के जो शेयर होल्डर्स हैं
उन्होंने इलॉन मस्क की जो $44 बिलियन की जो ऑफर थी उसको फाइनली कबूल कर लिया है. तो आप कहेंगे यार ये तो कोई बड़ी पुरानी सी खबर है. नहीं 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 नहीं, सुने जरा कहानी क्या है. कहानी ये थी, अगर आपको याद हो, जस्ट टू गिव यू अ रीकैप, इलॉन मस्क ने $44 बिलियन की बिड मारी थी ट्विटर के लिए. ट्विटर ने जो है वो इस बिड को उनके बोर्ड ने जो है अप्रूव कर दिया था. फिर उसके बाद शुरू में उन्होंने रेजिस्टेंस शो की थी, फाइट करेंगे, नहीं इलॉन मस्क को खरीदने नहीं देंगे हम. लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो यार इलॉन मस्क इतना कह रहा है तो बेच देते हैं. ये शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गई. जब गिरना शुरू हो गई तो फिर क्या हुआ कि वो बायर्स रिमोर्स जो होता है ना, वो वाला कॉग्निटिव डिसोनेंस, वो वाला स्टेज आई. इलॉन मस्क ने कहा मुझे नहीं खरीदना, बिकॉज तुम लोग झूठ बोलते हो. झूठ क्या बोलते हो तुम लोग? फेक अकाउंट, स्पैम अकाउंट्स के हवाले से जो है ना, जाली अकाउंट्स के हवाले से तुम लोग जो है वो झूठ बोलते हो. बिकॉज ट्विटर का ये कहना था कि हमारे 5% अकाउंट जो है वो बॉट्स हैं, स्पैम है, फेक अकाउंट्स हैं. लेकिन इलॉन मस्क का कहना था ये नंबर एक्चुअली बहुत बड़ा है, मुझसे झूठ बोला गया है, मेरे साथ विश्वासघात किया गया, दगाबाजी की गई है. जिसपे जो है ट्विटर जो है वो इसको कोर्ट ले गया. कोई ट्विटर ने कहा कि यार तुम्हें तो अब तुम हमारे साथ तो तुम्हें ऑफर कर चुके हो, हमारी शेयर प्राइस तुम्हारी इसके बाद जो है वो गिर गई है, हमें अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर वैल्यू की वर्थ गिर गई है, बिकॉज तुम जो इस डील से बैकआउट कर रहे हो. सो उसको फिर वो कोर्ट पे चला गया मामला. कोर्ट में जो है वो ख्याल ये था कि शायद ये मामला यहाँ तक नहीं जाए, इससे पहले कोई तस्फिया हो जाए, कोई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, कुछ दिनों पहले इसमें एक जबरदस्त खबर आई थी, और वो जबरदस्त खबर ये आई थी कि ट्विटर के जो फॉर्मर हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं, जिनका नाम पीटर ज़ैटको है, वो एक विसल ब्लोअर बन गया है. विसल ब्लोअर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जो लोग निकलते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की खामी पे नजरअंदाज, अपनी खामी पे कोई जो है वो इशारा करते हैं उस तरफ, और दुनिया को उसके बारे में बता देते हैं. विसल ब्लोअर करते हैं, सीटी बजाने वाले जो लोग होते हैं. तो ट्विटर के अंदर से एक बंदा ये आ गया, मिस्टर पीटर ज़ैटको, और उन्होंने ये बोला कि एक्चुअली इलॉन मस्क इज राइट, ट्विटर हैज गॉट वे टू मेनी फेक अकाउंट्स एंड स्पैम एंड बॉट्स, जितने के उन्होंने उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किए हैं. अभी कल ही मिस्टर ज़ैटको ने जो है वो एक अमेरिका की सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने ट्विटर की जो सिक्योरिटी है, जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है, उसके हवाले से काफी सख्त इल्जामात लगाए, और कहते हैं कि दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले में ट्विटर तकरीबन कोई 10 साल पीछे है. सो अब ये सीन हुआ है कि उसके अगले दिन ट्विटर ने अपना एक डिफाइंस शो की है, और उन्होंने अपने शेयर होल्डर से ये अप्रूवल ले लिया है दैट दे वांट टू गो अहेड विद अ $44 बिलियन डील, वो जो ऑफर इलॉन मस्क ने पहले की थी. तो इसका मतलब ये कि अब ये शोडाउन तैयार है अक्टूबर के महीने में. अच्छा, इलॉन मस्क ने भरपूर कोशिश ये की थी कि किसी तरह इस कोर्ट की हियरिंग को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन कोर्ट ने जो है वो इसका अप्रूवल नहीं दिया. उन्होंने कहा कि ये डेलावेयर में अक्टूबर के महीने में हियरिंग होगी. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हाई प्रोफाइल केस बाय द वे, जब ये केस शुरू होगा अगले महीने, अनलेस कि उससे पहले कोई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो जाती. मसलन इलॉन मस्क कह देता है कि ठीक है यार, तू 44 ना ले, मुझसे 40 अरब ले ले, या मुझसे 38 अरब ले ले. लेकिन जो अमेरिका में आपको पता है जो स्टॉक प्राइसेस वगैरह गिरी हैं, जो शेयर प्राइस में मंदी आई थी, वो तो थोड़ा बहुत उन्होंने रिकवर किया है, लेकिन उसके बावजूद उसकी वजह से जो है वो इतने पैसे अरेंज करना इलॉन मस्क के लिए जो है वो काफी मुश्किल होता जा रहा था. सो we'll be following this particular news for sure. All right. तो ये तो हो गई बात. ओह भाई, ये तो टाइम भी खत्म हो गया शो का. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द शो. थैंक यू. आई होप आप लोगों ने शो को एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. सो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.